वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉपिक पॉइजनिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉइजनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग क्या है और पॉइजनिंग का मैनिफेस्टेशन यानी पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइजनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉइजनिंग की डेफिनेशन क्या है। तो पॉइजनिंग की डेफिनेशन क्या है? अ पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल टू द लाइफ as it affect one or more vital function of the body and damage to the organ, even death if enter into the body। तो ये पॉइजन्स क्या होते हैं? ये पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के लिए क्या होते हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल टू द बॉडी, हार्मफुल फॉर द लाइफ। मतलब ये सब्सटेंस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं एंड अफेक्ट वन और मोर वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो पॉइजन्स होते हैं ये आपके बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको एक या फिर एक से अधिक वाइटल फंक्शंस को ये अफेक्ट करते हैं और अगर ये बॉडी में एंटर हो जाए तो ये क्या करेंगे, डैमेज कर देते हैं ऑर्गन्स को और उसके बाद इवन ये डेथ भी कॉज कर देते हैं। तो पॉइजन्स क्या है? पॉइजन ऐसे सब्सटेंस है जो कि हार्मफुल है लाइफ के लिए और अगर ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो ये बॉडी के जो वाइटल फंक्शन होते हैं उनको अफेक्ट करेंगे, उनको डैमेज करेंगे जिससे कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। टर्म आया वाइटल फंक्शंस। तो वाइटल फंक्शंस क्या होते हैं? वाइटल फंक्शंस आपकी बॉडी के द्वारा वाइटल ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और वाइटल ऑर्गन्स आपकी बॉडी के मेन ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, जो हार्ट हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं और ये जो फंक्शंस करते हैं इनको हम वाइटल फंक्शंस बोलते हैं। तो ये जो पॉइजन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये बॉडी के वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, या तो एक से ज़्यादा वाइटल फंक्शंस को ये अफेक्ट करते हैं और जब बॉडी के वाइटल फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पर्सन जिसको पॉइजनिंग होगी उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो पॉइजन्स होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये बॉडी के वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं और बॉडी को रेगुलर काम करने के लिए, बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए वाइटल फंक्शंस का अच्छे से परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। तो मेडिसिन्स की वो ब्रांच जो इन पॉइजन्स को डिटेक्ट करना, डायग्नोस करना और उन पॉइजन्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट को करती है उसे हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तो जो इस मेडिसिन्स की ब्रांच पॉइजन्स को डील करती हैं, उनको पहचानना कि कौन सा पॉइजन है, उनको डिटेक्ट करना, उनको उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देने का जो काम करती है उस ब्रांच को हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। इवन ये जो पॉइजन्स होते हैं, ये पॉइजन्स क्या होते हैं? अगर आप किसी भी ड्रग की ओवरडोज ले लेते हो तो वो भी पॉइजन्स का काम करता है। तो जैसे कि अगर हम हाईली पोटेंट ड्रग को, अगर हम हाईली जो पोटेंट ड्रग होती है, पोटेंट ड्रग यानी कि वो ड्रग्स जो माइन्यूट क्वांटिटी में भी अपना अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे देती हैं, तो अगर उनकी डोज को हम जरा सा बढ़ा देंगे तो वो पोटेंट ड्रग है वो एक्ट करेंगे एज अ पॉइजन्स क्योंकि उनकी माइन्यूट क्वांटिटी भी थेरेपेटिक इफेक्ट देने में कैपेबल होती है। तो अगर उनकी डोज को जरा सा भी बढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो पॉइजन्स की तरह काम करने लगेंगी, वो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेंगी। तो इसलिए वो पॉइजन्स की तरह काम करने लगती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि पॉइजन्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द पॉइजन्स की पॉइजन क्या कर रहा है उसके बिहाफ पे उनको क्लासीफाई किया गया है। हमारी पहली कैटेगरी है वो है कोरोजन्स। तो कोरोजन्स क्या होते हैं? कोरोजन्स के अंदर हम उन सभी पॉइजन्स को रखते हैं जो बॉडी में जाके उनको डैमेज करते हैं, उनमें इरोजन की कंडीशन डेवलप करते हैं। तो कोरोजन्स में क्या होता है? कोरोजन्स में हम उन सभी पॉइजन्स को लगते हैं जो बॉडी के टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो क्या होता है? दे डैमेज द टिश्यू बाय देयर केमिकल एक्शन, यानी कोरोजन्स
के अंदर जितने भी पॉइजन आएंगे वो बॉडी के टिश्यू को अपने केमिकल एक्शन के द्वारा डैमेज करेंगे। जैसे अब इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी एसिड स्किन पे गिर जाता है तो स्किन जल जाती है ना, तो वो क्या है, वो एक तरीके का कोरोजन पॉइजन है। तो वो सभी पॉइजन्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरोजन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी स्ट्रॉन्ग एल्कली, वो जो पॉइजन्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी के होंगे, जिसका एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा बोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन नेचर है और ये सभी क्या करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग बेस वालों को कोरोजन कैटेगरी में रखा गया है। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है इरिटेंट। तो इरिटेंट ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो बॉडी में जाने के बाद इरिटेशन कॉज करते हैं, पेन कॉज करते हैं एंड वोमिटिंग क्रिएट करते हैं। तो ऐसे पॉइजन्स जो बॉडी में जाने के बाद इरिटेशन करें, वोमिटिंग करें और क्या करें, पेन करें, तो उन पॉइजन्स को इरिटेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका एग्जांपल है हमारा आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी। अब आर्सेनिक, मरकरी एंड एंटीमनी तीनों ही क्या है, तीनों ही हमारे इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं। ये इनको क्या है, ये सारे अगर इनकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है उसको हम इरिटेंट पॉइजनिंग में रखते हैं। इसके अलावा आयोडीन, कैस्टर ऑयल, स्नेक बाइट, स्पाइडर, यानी कि आयोडीन की वजह से भी जो पॉइजनिंग होगी वो इरिटेंट कैटेगरी की पॉइजनिंग होगी। इसके अलावा कैस्टर ऑयल और स्नेक बाइट, जो स्नेक बाइट होती है वो भी आपकी इरिटेंट कैटेगरी में आएगा। स्पाइडर की बाइट्स जो होती है वो भी। इसके अलावा जब कोई पर्सन को ग्लास की पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे बहुत से लोग ग्लास इनटेक कर लेते हैं, आपने कभी सुना हो, तो उसमें क्या है, वो भी इरिटेंट कैटेगरी का पॉइजन्स है। इसके अलावा डायमंड की डस्ट और पाउडर अगर बॉडी में चला जाए तो उसको भी हम इरिटेंट कैटेगरी के पॉइजन में रखते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिक पॉइजनिंग। तो न्यूरोटिक पॉइजनिंग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न्यूरोटिक पॉइजनिंग के अंदर वो सभी सब्सटेंस को रखा जाता है जो सीएनएस पे अफेक्ट करते हैं, यानी ऐसे पॉइजन्स जो सीधे जाके सीएनएस को अफेक्ट करें, तो उन सभी पॉइजन्स को न्यूरोटिक कैटेगरी में रखा गया है, न्यूरोटिक पॉइजन कैटेगरी में रखा गया है। तो अब क्या है, दे एक्ट ऑन सीएनएस प्रोड्यूसिंग। अब देखिए, अब जब ये सीएनएस पे इफेक्ट करेंगे, सीएनएस पे अफेक्ट डालेंगे, तो क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे ड्राउसीनेस, कन्वर्जन एंड कोमा। तो जो सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, कन्वर्जन का होना, ड्राउसीनेस लगना, ये सब, और उसके बाद कोमा की कंडीशन, ये सब क्या है, सीएनएस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये क्या करेंगे, जब ये सीएनएस को अफेक्ट कर रहे हैं तो इनके सिम्टम्स भी सीएनएस से रिलेटेड आएंगे। तो ये इस तरीके के सिम्टम्स को डेवलप करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इवन न्यूरोटिक जो कैटेगरी के जो पॉइजन्स होते हैं ये डेथ भी कॉज करते हैं। तो ये इनसे, अगर कोमा के बाद की कंडीशन क्या होती है, डेथ ही होती है, तो इनसे डेथ भी हो जाती है। तो अब इनके ये जो पॉइजन्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा सेरिब्रल पॉइजन्स, यानी कि वो पॉइजन जो सेरिब्रल एरिया में अफेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल है अल्कोहल एंड ओपियम। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे स्पाइनल पॉइजन, तो जो स्पाइनल कॉर्ड में अफेक्ट करेगा, तो इसका हमारा है स्ट्राइचिसिन, इसका एग्जांपल है स्ट्राइचिसिन। और नेक्स्ट है हमारा पेरीफेरल पॉइजन, तो जो पेरीफेरल एरिया में अफेक्ट करेंगे तो उसका एग्जांपल है हमारा क्यूरारे। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे न्यूरोटिक कैटेगरी के पॉइजन्स के एग्जांपल्स हैं। जो इसमें क्या है, जो ये न्यूरोटिक कैटेगरी के पॉइजन्स हैं इनको इनकी अफेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सेरिब्रल पॉइजन, दूसरा स्पाइनल पॉइजन और तीसरा हमारा पेरीफेरल पॉइजन। सेरिब्रल पॉइजन का एग्जांपल अल्कोहल है और ओपियम है। इसके अलावा स्पाइनल का पॉइजन का एग्जांपल हमारा स्ट्राइचिसिन एंड पेरीफेरल का एग्जांपल हमारा क्यूरारे है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कार्डियक। तो कार्डियक यानी कि क्या है, जब कोई पॉइजन जब सीधे हार्ट पे अफेक्ट डालेगा, सीधे हार्ट को अफेक्ट करेगा, तो उस तरीके के पॉइजन्स को हम कार्डियक पॉइजन्स बोलेंगे। तो क्या है, दे एक्ट ऑन हार्ट। अब देखिए, हार्ट पे
एक्ट कर रहे हैं तो इन पॉइजन्स को हम कार्डियक पॉइजन्स बोल रहे हैं। तो जैसे कि जो ड्रग्स जो हार्ट पे अफेक्ट करती हैं, अगर उनकी ज़्यादा डोज ले ली जाए तो वो ऐसा पॉइजन्स काम करती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस क्या है, एक पोटेंट ड्रग है। डिजिटैलिस पोटेंट ड्रग है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि अगर हम ड्रग की हाई पोटेंट ड्रग की अगर हम जो हाईली पोटेंट ड्रग है अगर उनकी हम क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वो पॉइजन्स की तरीके से काम करती हैं। तो क्योंकि डिजिटैलिस क्या है, एक पोटेंट ड्रग है, तो अगर हम इसकी क्वांटिटी को जरा से भी बढ़ाएंगे तो ये कार्डियक क्योंकि ये डिजिटैलिस क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। तो ये क्या है, अगर हम इसकी क्वांटिटी को जरा से भी बढ़ा दें तो ये कार्डियक साइड इफ़ेक्ट भी कॉज करने लगती है। तो ये कैसी पॉइजन्स है, ये कार्डियक पॉइजन्स है, क्योंकि इनकी जरा से भी कैटेगरी को जरा से भी क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो ये कार्डियक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी एक्सवाइगजेंट। एक्सवाइगजेंट कैटेगरी के अंदर जो भी ड्रग्स आती हैं, जो भी केमिकल्स आते हैं, ये सभी केमिकल्स जिस पर्सन के अंदर पॉइजनिंग होती है उनके अंदर जाने के बाद ये दम घुटने वाली कंडीशन डेवलप करते हैं। तो ये जो पॉइजन्स होते हैं ये पर्सन के अंदर दम घुटने की कंडीशन डेवलप करेंगे। इसका मतलब इनका नेचर क्या होगा, ये गैसियस इन नेचर होंगे। तो जो इसके एग्जाम्पल है वो कौन से हैं, कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये सभी क्या है, ये सभी गैस हैं। तो ये गैसेस जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं तो ये पर्सन के अंदर दम घुटने की कंडीशन डेवलप करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में हमारा क्या आएगा, एनाल्जेसिक, हेलुसिनोजेंस। तो जो हेलुसिनोजेंस होते हैं और एनाल्जेसिक यानी कि पेन को डेवलप कर रहे हैं, हेलुसिनोजेंस की कैटेगरी डेवलप कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो पॉइजन्स होते हैं उनको हम मिसलेनियस कैटेगरी में रखते हैं। ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉइजन्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में कि टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ कि पॉइजनिंग कितने तरीकों से हो सकती है। तो पॉइजनिंग कितने तरीकों से हो सकती है, पॉइजनिंग का मतलब क्या है, पॉइजन का बॉडी के अंदर जाना। तो जब पॉइजन का बॉडी के अंदर जितने तरीकों से पॉइजन बॉडी के अंदर जा सकता है उतने तरीके की पॉइजनिंग होगी। तो पॉइजन बॉडी के अंदर जितने भी तरीके से जा सकता है उतने तरीके की पॉइजनिंग होगी। तो मान लीजिए ये पॉइजन्स है और ये एक पर्सन है, तो ये इस पॉइजन को पर्सन के अंदर जाना है। तो ये पॉइजन पर्सन के अंदर कितने तरीके से जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन इस पॉइजन को डायरेक्टली अपने माउथ से इनटेक करे और उस पॉइजन को खा ले। तो जब पर्सन बाय द माउथ किसी भी पॉइजन को इनटेक करता है तो उस तरीके की पॉइजनिंग को हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब क्या है, मतलब पर्सन ने खुद ब खुद पर्सन ने उस पॉइजन को बाय द माउथ अपनी बॉडी में इंसर्ट किया। तो इसमें क्या होता है, थ्रू द माउथ। अगर कोई पॉइजन बाय द माउथ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन टाइप की पॉइजनिंग। और इंजेक्शन टाइप की पॉइजनिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो पर्सन को पता ही ना हो कि वो सब्सटेंस पॉइजनस है और उसने एक्सीडेंटली उसको खा लिया, या फिर उस पर्सन ने बाय द विश खुद ब खुद अपने उस सब्सटेंस को पॉइजन समझ के खाया। मतलब या तो उसे पता ही नहीं था कि वो पॉइजन है, उसने एक्सीडेंटली खा लिया हो, या तो उसने जानबूझकर उस पॉइजन को खाया हो। तो उस तरीके की पॉइजनिंग को जिसमें हम बाय द माउथ पॉइजन को इंसर्ट करते हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं। इस तरीके की पॉइजनिंग के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो जैसे कि अगर कोई पर्सन जानबूझ के मेडिसिन खा ले, कोई जैसे कि कोई भी मेडिसिन जो कि पोटेंट इन नेचर हो उसको खा ले, या फिर स्लीपिंग पिल्स को खा ले। तो होता है ना कि स्लीपिंग पिल्स को खाने से तो एक्सीडेंटली नहीं, उन्होंने क्या किया, जानबूझ के उसकी ओवरडोज कर ली। तो इस तरीके की पॉइजनिंग को हम इंजेक्शन पॉइजनिंग में रखेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ हाउस होल्ड्स की चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेड किल हो गया, फिनाइल हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब पॉइजनस इन सब्सटेंस होती हैं। तो इन सभी चीज़ों का बाय द एक्सीडेंटली या फिर जानबूझ के अगर इनको यूज़ कर लिया जाए तो इस तरीके की पॉइजनिंग को हम इंजेक्शन टाइप्स की पॉइजनिंग में रखेंगे। मतलब जब पर्सन पॉइजनस सब्सटेंस को सूंघ ले या फिर बाय द एक्सीडेंटली भी वो उसकी नोज के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइजनिंग क्या हो सकती है, तो अगर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस उस पर्सन
इस पर्सन के अंदर उसके ब्लड में चला जाए। अब ब्लड में कैसे ये सब्सटेंस जा सकता है, जैसे कि आपने स्नेक बाइट सुना होगा, तो स्नेक्स के अंदर भी पॉइजन्स होते हैं, वो डायरेक्टली जब बाइट करते हैं तो अपना वैनम जो होता है वो पर्सन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हो गया। या फिर इंटेंसली बाय द सिरिंज पॉइजन सब्सटेंस को पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस तरीके की पॉइजनिंग को हम इंजेक्शंस पॉइजनिंग में रखते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस पॉइजनिंग होता है, इसमें क्या होता है, वो जो पॉइजन्स होगा डायरेक्टली ब्लड में इंसर्ट किया जाएगा। अब ये ब्लड में इंसर्ट करने में क्या हो सकता है, या तो बाय द सिरिंज वो पॉइजन बॉडी के अंदर इंसर्ट हो, या फिर बाय द स्नेक बाइट या फिर स्पाइडर बाइट के थ्रू वो जो वैनम हो और वो जो पॉइजन सब्सटेंस हो वो पर्सन के ब्लड में इंसर्ट हो जाए। इसका वही चीज़ है कि स्नेक बाइट या फिर मेडिसिन बाय द सिरिंज। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइजन्स क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइजन्स है हमारा एब्जॉर्प्शन पॉइजन्स, यानी जब स्किन के थ्रू पॉइजन्स बॉडी के अंदर चला जाए तो उस टाइप का पॉइजन को हम एब्जॉर्प्शन पॉइजन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर पॉइजनस सब्सटेंस बाय द आइज, बाय द नोज या फिर बाय द स्किन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, बॉडी के अंदर चला जाए, तो उस तरीके की पॉइजन्स को हम एब्जॉर्प्शन पॉइजन की कैटेगरी में रखेंगे। अब ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पॉइजनिंग, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी भी पर्सन के अंदर पॉइजनिंग हुई है। तो देखिए, वो पर्सन जिसके अंदर पॉइजनिंग होती है उसके अंदर कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे कि वो सिम्टम्स किस चीज़ पे अपीयर होंगे, जैसे कि आपने जो इसके पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा रखा है कि वो नेचर ऑफ द पॉइजन्स के अकॉर्डिंग अपीयर होंगे। तो अब जैसे कि हमने इसके ऊपर बताया था इरिटेंट पॉइजनिंग, तो उसमें क्या था, पेन, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें थी। तो पेन और वोमिटिंग आ सकती है। तो अगर वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, जैसे हमने एस्फायरेक्जेंट में बताया था कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, दम घुटने की कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर दम घुटने की कंडीशन डेवलप हो रही है या फिर वोमिटिंग डायरिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, अगर कार्डियक है तो क्या करेगा, वो पाल्पिटेशन क्रिएट करेगा। तो पाल्पिटेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी कि हार्ट बहुत तेज पंप कर रहा है। इसके अलावा नॉन रिएक्टिंग प्यूपिल, जो आइज़ होती हैं उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जो पॉइजनिंग के केस में क्या होता है कि जो आइज़ होती हैं उनमें रिएक्शंस नहीं होते हैं, या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि पर्सन सही से ब्रीद नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो पर्सन है उसके स्किन और उसके लिप्स जो होते हैं ब्लू पड़ जाते हैं, ये कंडीशन डेवलप हो जाए। या फिर मेंटल कन्फ्यूज़न, क्योंकि जैसे आपने सीएनएस वाला देखा कि जो न्यूरोटिक वाले हैं वो क्या है, सीएनएस पे अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ड्राउसीनेस, कन्वर्जन की कंडीशन डेवलप हो रही थी ना। तो यहाँ पे क्या है, मेंटल कन्फ्यूज़न होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का होना। तो इस तरीके के सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं वो पर्सन जिनके अंदर पॉइजनिंग हुई होगी। इसके अलावा पर्सन को चिल यानी कि ठंड बहुत लग सकती है, ब्लरी विजन हो सकता है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ सकता है, नॉन रिएक्टिंग प्यूपिल्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो प्यूपिल्स होती है वो रिएक्ट नहीं करती। इसके अलावा ब्लड विजन भी हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ बेसिक सिम्टम्स है जो आमतौर पर जो पॉइजनिंग के पर्सन्स होते हैं उनके अंदर अपीयर होते हैं, जिसको देख करके पर्सन्स ये पता लगाते हैं कि उन पर्सन के अंदर पॉइजनिंग हुई है या नहीं हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइजनिंग के डायग्नोसिस के बारे में, कि कैसे हम पर्सन को डायग्नोस करेंगे जिसके अंदर पॉइजनिंग हुई होगी। तो सबसे पहले जो पॉइजनिंग को डायग्नोसिस का जो ये प्रोसीजर है वो 4 स्टेप से मिलके बना हुआ है। पहला स्टेप में हमको उस पर्सन की हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री इन द सेंस हमें उस पर्सन को जिसके अंदर ये पॉइजनिंग हुई है उस पर्सन से हमें डिस्कस करना होता है कि क्या उसने पॉइजन्स को इंटेंशनली लिया है। अगर उसने इंटेंशनली उस पॉइजन को इंटेक किया है तो उसने कौन से पॉइजन को इंटेक किया है। अगर ये पॉइजन एक्सीडेंटली किया है तो कैसा ये पॉइजन उसकी बॉडी में इंसर्ट हुआ, क्या ये पॉइजन लिक्विड फॉर्म में था, फ्यूम्स के फॉर्म में था, कि उसने उसको खाया है, कि किस तरीके से वो पॉइजनिंग उस पर्सन को वो पॉइजनिंग हुई है। तो हिस्ट्री में बेसिकली हम उस पर्सन से चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उस पर्सन को वो पॉइजन उसकी बॉडी में इंसर्ट हुआ है, कैसे वो पॉइजन उसकी बॉडी में एंटर हुआ है। तो इसमें बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि किस एरिया में, किसकी वजह से और कहाँ पे ये पॉइजनिंग हुई है। क्या पर्सन ने इंटेंशनली उसको पॉइजनिंग की है या फिर एक्सीडेंटली भी हुआ है, तो वो पॉइजन किस तरीके का पॉइजन था, ये सब जानने की कोशिश हिस्ट्री में की जाती है। सेकंड हमारा आता है
फिजिकल एग्जामिनेशन, तो अगर पर्सन ने जैसे कि उसकी हिस्ट्री लेने के बाद हम उस पर्सन को फिजिकली एग्जामिन करते हैं। जैसे कि फिजिकली एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, पर्सन का मेंटल स्टेट देखेंगे कि पर्सन का मेंटल स्टेट क्या है उस समय, क्या वो कॉन्शियस है या फिर नहीं कॉन्शियस है। इसके अलावा प्यूपल की साइज क्या है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया है जो पॉइजनिंग के सिम्टम्स आते हैं उसमें प्यूपल जो होती है वो अपना काम नहीं करती, प्यूपल का फंक्शन अच्छे से नहीं होता, तो ये चेक किया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर बॉडी का देखा जाता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हम बता चुके हैं कि पॉइजनिंग के केस में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाएगा। तो ये तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन की बात। जब आप फिजिकली पर्सन को एग्जामिन कर लेंगे फिर हमें कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कराने होंगे पर्सन के। जैसे जो हमारा पहला हो टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करना, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करना, क्रिएटिनिन का लेवल चेक करना और टोटल लंग की कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी को भी चेक किया जाता है। आप लेबोरेटरी टेस्ट पे गौर करेंगे तो ये सभी लेबोरेटरी टेस्ट वाइटल फंक्शन से रिलेटेड टेस्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट में तो ये हम बता चुके हैं कि जो पॉइजनिंग होती है बेसिकली उसमें बॉडी के वाइटल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। तो लीवर क्या है, लीवर वाइटल ऑर्गन है, तो उस क्योंकि पॉइजनिंग में वाइटल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं तो उसमें लीवर के फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम लीवर के फंक्शन को चेक करते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम लगती है तो पर्सन में इलेक्ट्रोलाइट को इन्फ्यूज किया जाता है, उसमें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन का लेवल चेक करना, जिसमें कि हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या पर्सन की किडनी अफेक्टेड है, उसके वाइटल ऑर्गन में किडनी का पार्ट आएगा। और क्रिएटिनिन जो होता है वो किडनी के फंक्शन को बताता है, तो इसलिए उस पर्सन की क्रिएटिनिन लेवल को भी चेक किया जाता है और यूरिया लेवल को भी चेक किया जाता है। इसके बाद लंग्स कैपेसिटी को चेक किया जाता है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो पर्सन होते हैं उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, तो इस वजह से क्या है लंग्स की कैपेसिटी को भी चेक किया जाता है। तो इस तरीके से ये सभी जो लेबोरेटरी फंक्शंस हैं इसकी हेल्प से हम पर्सन के लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं और उसके वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को चेक करते हैं। अब ये तो बात हो गई वाइटल्स ऑर्गन्स के बारे में, यानी पर्सन को हमने पर्सन से एग्जामिनेशन करके उसको हमने डायग्नोज भी कर लिया कि उसको किस तरीके की पॉइजनिंग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग है इसमें बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके की पॉइजनिंग, किस तरीके का पॉइजनस सब्सटेंस उस पर्सन के अंदर गया हुआ है और उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट एंटीडोट को हम यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉइजन को और उसके बाद उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को चूज़ करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर हम किसी भी पर्सन की डायग्नोसिस करते हैं अगर उस पर्सन को पॉइजनिंग हुई होती है। ये तो बात हो गई डायग्नोसिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम उस पर्सन को ट्रीट करेंगे, वो पर्सन जिसको पॉइजनिंग हुई होगी। तो देखिए ये जो ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग है ये डिपेंड करता है सिम्टम्स के ऊपर कि पर्सन्स को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हम फॉलो करते हैं पर्सन के ट्रीटमेंट में। जैसे कि पहला जो है हमें उसके वाइटल साइंस को नॉर्मलाइज करना है, मतलब अगर उसके जो वाइटल्स ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको हमें नॉर्मलाइज करना है। अगर लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसे ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको हमें सॉल्व करना है। अगर हार्ट का पाल्पिटेशन बहुत फास्ट हो रहा है तो उसको हमें सॉल्व करना है। लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सही करना है। किडनी की कोई इश्यूज़ है तो उसको क्लियर करना है। इस तरीके से पहले हम वाइटल फंक्शंस को सही करेंगे, वाइटल फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है डीकंटामिनेट द साइट ऑफ एक्सपोजर। इन केस जब पर्सन को पॉइजनिंग हो जाती है तो अगर वो पर्सन का जो पॉइजनिंग है वो क्या है स्किन के थ्रू हुई है। स्किन यानी कि जैसे कि नोज से ले लीजिए, आईज से ले लीजिए। अगर इस तरीके की पॉइजनिंग है जो कि पॉइजनस सब्सटेंस बाय द स्किन एंटर हुए हैं तो उस केस में क्या है हमको उस एरिया को डीकंटामिनेट करना पड़ेगा। यानी अगर आईज के थ्रू पॉइजन्स गया है तो आई को वॉश करवाना पड़ेगा, अगर माउथ के थ्रू गया है तो माउथ को क्लीन करवाना पड़ेगा। इस तरीके से क्या है अगर स्किन के थ्रू गया तो स्किन को क्लीन करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से डीकंटामिनेट करना पड़ेगा
पड़ेगा साइट ऑफ एक्सपोजर को, जहाँ से ये पॉइजन बॉडी में एंटर हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनहांस एलिमिनेशन। तो पॉइजन को हमने क्लीन कर दिया, पॉइजन के वाइटल ऑर्गन्स को भी हमने नॉर्मलाइज कर दिया। अब हमारा एम होना चाहिए कि वो पॉइजन्स जो बॉडी के अंदर है उसका एलिमिनेशन करवाया जाए, यानी जल्दी से जल्दी उस पॉइजन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाए। तो उस केस में हम पर्सन को बॉडी से उस पॉइजन को एक्सक्रीट करने के लिए जैसे कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे हीमोडायलिसिस की जाती है। तो इस तरीके की प्रोसेस यूज़ किया जाता है बॉडी से उस पॉइजन को एलिमिनेट करने के लिए। डायलिसिस की जाएगी, हीमोडायलिसिस की जाएगी, डायरेटिक्स दी जाएंगी, जिससे कि वो पॉइजन्स बॉडी से निकल जाए जल्दी से जल्दी। तो ये हो गया हमारा इन्हांस एलिमिनेशन। नेक्स्ट है प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन। तो जो पॉइज़न बॉडी के अंदर चला गया है, कोशिश करके हमें उस पॉइज़न को एब्जॉर्ब होने से रोकना चाहिए। इसके लिए हम एड्सॉर्बेंट दे सकते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल। तो इसके बारे में तो हम एंटीडोट वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें वो पॉइज़न जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको हमें एब्जॉर्ब होने से बचाना है। तो इस केस में हम चिलेटिंग एजेंट्स, एड्सॉर्बेंट्स कैटेगरी के जो भी मेडिसिन होंगी, जो भी ड्रग्स होंगी, उनको देंगे पर्सन को, जिससे कि वो जो पॉइजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब ना हो। तो उस एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। इसके अलावा नेक्स्ट है रिलीफ सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो आए हैं पॉइजन से उसको रिलीव करवाना, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं पॉइजनिंग के, जैसे कि अगर प्यूपिल उसकी डायलेटेड थी, प्यूपिल काम नहीं कर रही है, तो उसको नॉर्मलाइज करवाना। अगर जो पर्सन है उसका टेम्परेचर डाउन है उसको ठीक करना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करवाना, ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मलाइज करवाना, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज कराना। इस तरीके से हम किसी भी पॉइजनिंग को ट्रीट करते हैं और डायग्नोज करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पॉइजनिंग के ही नेक्स्ट पार्ट एंटीडोट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।